स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन के साथ और आज हम लोग बात करने वाले हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में। और इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं बुद्धि के अर्थ, उसकी परिभाषा और इसके प्रकार। इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोगों का टॉपिक ये जो है ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं और बुद्धि के निर्धारण में या कह सकते हैं कि किस कारक की भूमिका कितनी है और वह कारक अपनी भूमिका किस हद तक निभाते हैं। इन सारे डाउट्स के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में। ठीक है, सामान्यतया आप ये प्रश्न आपके सामने भी आया होगा कि बुद्धि एक जन्मजात कह लीजिए कि प्रक्रिया है या कह सकते हैं बुद्धि जन्मजात होती है या अर्जित होती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके पीछे विभिन्न प्रकार के लोगों का दोनों मतों में अपना अपना कह लीजिए कि पक्ष हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट बचता है वो है बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इसमें मुख्य कारक के रूप में हमारे सामने दो कारक उपस्थित होते हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहला है वंशानुक्रम, ठीक है, और दूसरा है वातावरण। ये वंशानुक्रम के अंतर्गत क्या आता है? वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है कि जैसे जो व्यक्ति होता है वो अपनी अगली पीढ़ी को जीन्स के रूप में कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे विशिष्टताएं, कुछ ऐसे गुण हस्तांतरित करता है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी जो एक आपका टॉपिक है, हेरिडिटी जो है वो बुद्धि को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, दूसरा इसमें जो कह लीजिए कि कारक के रूप में हमारे सामने आता है वो है वातावरण। वातावरण यानी व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है वह परिवेश उसके बौद्धिक क्षमता को या कह लीजिए कि उसके बुद्धि को निर्धारित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हमारे सामने ये दो कारक उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों कारक के बिहेव पर हम देखते हैं कि बुद्धि का निर्धारण वंशानुक्रम से होता है या वातावरण से होता है। इसके भी दो मनोवैज्ञानिकों में पक्ष हो गए, दोनों पक्षों में मनोवैज्ञानिक हैं, दोनों पक्षों का अलग अलग मानना है कि एक का मानना है कि बुद्धि को निर्धारित करने में वंशानुक्रम की भूमिका होती है, दूसरे का मानना है कि बुद्धि के निर्धारण में वातावरण कह लीजिए कि एक प्रभावकारी कारक होता है। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक्स के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं जिसमें हमारे सामने दो मत उभर कर आते हैं। पहला मत क्या है? पहला मत यह है कि बुद्धि मुख्य रूप से वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है तथा वातावरण का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें वातावरण की भूमिका क्या होती है, वो गौड़ होती है। ठीक है, गौड़ होती है। ठीक, तो दूसरा मत क्या है? अब हम दूसरे मत के बारे में बात करते हैं। दूसरा मत यह है कि बुद्धि का निर्धारण मुख्य रूप से वातावरण द्वारा होता है तथा वंशानुक्रम की इसमें कोई विशेष भूमिका नहीं होती है या वंशानुक्रम का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो मत हमारे सामने आते हैं। पहला ये हो गया कि बुद्धि को निर्धारित करने में वंशानुक्रम की भूमिका होती है, वातावरण की भूमिका गौड़ होती है। दूसरे मत को मानने वाले लोग मनोवैज्ञानिक जो हैं वो ये कहते हैं कि बुद्धि के निर्धारण में वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण है, वंशानुक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये दोनों जो मत हैं, इन्हीं दोनों मत के ऊपर एक विवाद उत्पन्न होता है मनोवैज्ञानिकों में। उसको हम क्या कहते हैं? उस विवाद का नाम है प्रकृति पोषण विवाद, जिसको हम नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आप जानें। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि नेचर नर्चर
जो विवाद है वो क्या मानता है, प्रकृति जो है नेचर कहती है कि बुद्धि के निर्धारण में मेरा सबसे ज़्यादा योगदान है, जबकि पोषण यानी नर्चर कहता है कि जो इंटेलिजेंस होता है उसके निर्धारण में मेरा सबसे ज़्यादा योगदान है। तो इन दोनों को लेकर के एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसको हम नाम देते हैं क्या, प्रकृति पोषण विवाद। ठीक है, और दोनों का प्रभाव आप देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं अब पुनः वंशानुक्रम के बारे में, और वंशानुक्रम क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर क्या क्या रिसर्च किए, उसके परिणाम क्या आए, और किस तरह से इसको हम बुद्धि के एक निर्धारित करने वाले कारक के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वंशानुक्रम। उच्च कोटि की बुद्धि प्रायः विशिष्ट कुलों में, ठीक है, ये क्या है, कुलों में ही परिलक्षित होती है। ऐसा मानना किसका है, फ्रांसिस गाल्टन का। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन अपने शोध, अपने स्टडी, अपने अध्ययन के आधार पर इन्होंने ये बताया कि उच्च कोटि की जो बुद्धि होती है वो एक विशिष्ट कुल के लोगों में ही परिलक्षित होती है। ठीक है, गाल्टन महोदय ने अपनी पुस्तक लिखी हेरिडिटी जीनियस, इसको आप देख रहे होंगे, हेरिडिटी जीनियस पुस्तक इन्होंने 1866 में लिखी। इसके अंतर्गत इनका मानना था कि बुद्धि कह लीजिए का एकमात्र कारण, या बुद्धि को जो निर्धारित करने वाली कारक है उसमें एकमात्र कारक क्या है, जैविकीय वंशानुक्रम को इन्होंने बताया। ठीक है, अपने बुक में। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसके बाद टर्मैन और गोडार्ड ने भी अपने अध्ययन में इसकी पुष्टि की। क्या कहा इन्होंने, पुष्टि ये की कि बुद्धि के निर्धारण में हेरिडिटी का यानी वंशानुक्रम का विशेष योगदान होता है। ठीक है, इसके बाद आर्थर जॉनसन एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 1966 में बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू, उन्होंने कहा कि आईक्यू पर हुए जो शोध हैं उनका सर्वे करके उन्होंने बताया कि बुद्धि मुख्यतया वंशानुक्रम पर निर्धारित होती है, और इन्होंने इसका प्रतिशत भी निर्धारित किया। आप नीचे देख रहे होंगे कि इसका जो प्रतिशत इन्होंने निर्धारित किया, वंशानुक्रम जो होता है वो निर्धारण करता है 75 से 80%। ठीक है, यानी कि बुद्धि के निर्धारण में वंशानुक्रम का जो योगदान होता है वो होता है 75 से 80% के बीच में, जबकि वातावरण का जो योगदान होता है वो होता है 20 से 25% के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक फैक्ट आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वातावरण को। अब इन्वायरमेंट के संबंध में किन मनोवैज्ञानिकों ने किस तरह से स्टडी की और अपने क्या क्या सुझाव दिए या रिकमेंडेशन उनकी क्या रही, निष्कर्ष क्या रहे, आइए हम लोग देखते हैं। वातावरण का बुद्धि के निर्धारण में विशेष महत्ता होती है, ऐसा मानना था बेलमन का और कॉफ़ी, स्किल्स व फिल्मैन। ठीक है, फिल्मैन एवं विलियम्स, इतने मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि वातावरण का बुद्धि के निर्धारण में काफ़ी उसकी महत्ता होती है, उसका काफ़ी महत्व होता है। ठीक है, अब इनके अनुसार क्या है, ये मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अनुकूल वातावरण में ही मानसिक योग्यता का विकास होता है। ठीक है, तथा अनुपयुक्त वातावरण कुंठित हो जाती है, ये मानना था इन ऊपर के मनोवैज्ञानिकों का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि बुद्धि को वातावरण से प्रभावित होने वाला गुण बताया इन मनोवैज्ञानिकों ने। नीचे आप देख रहे होंगे बेंजामिन ब्लूम, कार्ल ब्राइट, सिगमंड, एंजिल मैन तथा क्लार्क व क्लार्क। ठीक है, क्लार्क व क्लार्क 1959 में। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि बुद्धि को वातावरण से को प्रभावित होती है पूरी तरह से, किससे, वातावरण से। ठीक है, इनके अनुसार ये जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके ऊपर वाले, इनके अनुसार इन्होंने ये बताया कि 4 वर्ष आयु तक की अवधि में उत्तम यदि वातावरण प्रदान किया जाए बच्चे को,
तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि को और हम इंक्रीज कर सकते हैं और उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरी बात आती है कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, वह क्या परिणाम लाता है। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि वास्तव में अनुसंधान जो हुए हैं, उन अनुसंधानों में बुद्धि को जो निर्धारित करने वाले कारक हैं वो वंशानुक्रम है या वातावरण है। ठीक है, अब हमारे सामने एक पॉइंट्स आता है कि बुद्धिलब्धि परीक्षण का निर्माण करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि जन्मजात होती है। ठीक है, जबकि अधिगम सिद्धांतों में जो मनोवैज्ञानिक योगदान दे रहे हैं, उनका मानना है कि बुद्धि वातावरण से प्रभावित होती है या वातावरण से प्रभावित होने के लिए उन्होंने स्वीकार इसको किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं कि जैव रसायन, प्रजनन शास्त्र, विकास, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्रों में जो अध्ययन हुए हैं, जो शोध हुए हैं, उनसे इस प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। इनको आइए, पहला जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ वो है वंशानुक्रम व वातावरण की जो अंतःक्रिया है, इसके दृष्टिकोण का प्रतिपादन इस तरह से वर्तमान समय में यही मान्य है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की जो मध्य में अंतःक्रिया होती है, वही बुद्धि को निर्धारित करने में पूर्णतया सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है वो ये है कि बालक के बौद्धिक विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको आप देख रहे होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो हमको क्या इंगित कर रहा है स्वस्थ, प्रेरणादायक, उत्तेजनापूर्ण वातावरण यदि बच्चे को प्रदान किया जाए तो उसकी जो जन्मजात शक्तियां हैं, उन जन्मजात शक्तियों में हम उनका अधिकतम विकास या हम कह सकते हैं उनका सर्वोत्तम विकास हम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो इसमें हमारे सामने आता है वो ये है कि शैशवावस्था में बालक को अच्छा वातावरण यदि हम दें, ठीक है, यानी कि जो शैशवावस्था बच्चे की होती है, उस अवस्था में उसको हम बढ़िया वातावरण यदि देते हैं तो बच्चा वातावरण में रह करके, अच्छे वातावरण, स्वस्थ वातावरण में रह करके बुद्धि लब्धि को उसकी बढ़ाने के लिए अनेक प्रयोग हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब प्रयोग हो चुके हैं तो हम ये मान सकते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया के रूप में बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक रहा। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, और यदि कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।